जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी एक अच्छी से अच्छी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं सीटेट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर एग्जाम। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम दिसंबर माह में होने जा रहा है और 31/10/2022 से आपके आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो हम इसी चैनल के माध्यम से सीटेट की भी तैयारी करेंगे। तो आज मैं सीटेट पेपर का हिंदी वाला भाग लेकर आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 30 प्रश्न हिंदी के। तो सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले दिया है गद्यांश। एक गद्यांश पूछा गया है, इसमें से 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को हमें गद्यांश में से पढ़ करके हल करना है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफेद बर्फीली चोटियां शहीदों के खून से सनकर लाल हो गईं। हजारों माओं की गोदें सूनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी। पर मनाने की तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी। वहां कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया, लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें गीत बहुत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया, सभी के मन में एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही ना थे। तो ये हमारा गद्यांश पूरा हुआ। तो प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, ए मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मन्ना डे ने सुर दिया। ये कहीं भी इस पैराग्राफ में नहीं बताया गया है। आगे प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था। क्या कारण था? कि हजारों युवकों का शहीद होना। आगे है प्रश्न संख्या 3, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? क्या गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है? दूसरा, फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी। और तीसरा है प्रदीप और सी रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे। और चौथा है 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा है फिल्मी हस्तियां भाग लेगी। ये इसलिए बुलाया गया था इनको, जिससे कि वो ज्यादा ज्यादा भीड़ जमा हो सके। अब आगे प्रश्न है, पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? विश्वासघात करना। पीठ में छुरा भोंकना, विश्वासघात करना। आगे है प्रश्न संख्या 5, जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्यों लिया गया था? जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुट सके। आगे है प्रश्न संख्या 6, मांग का सिंदूर पुछ जाना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है? विधवा हो जाना। आगे प्रश्न संख्या 7 है, देश का हौसला पस्त था। क्यों था देश का हौसला पस्त? क्योंकि चीन से मात खाई थी। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है दूध उमड़ने लगा था। दूध उमड़े नहीं करता, नदी भी उमड़ जाती है, आंसू भी उमड़ चले और भीड़ उमड़ पड़ी। जबकि ये तीनों सही है और ये दूध उमड़ने लगा, ये गलत है। तो ये प्रयोग ठीक नहीं है उमड़ने का। आगे देखते हैं। आगे है निर्देश, पढ़ लेते हैं पहले। नीचे दिए गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 9 से 23 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ये हमारा पेडागोजी से है।
हिंदी की पेडागोजी जो आएगी उससे ये हमारे प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। पहला है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, नहीं, गलत है। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, ये भी गलत है। तीसरा है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का ये उद्देश्य है, इसलिए प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण पाठ के संदर्भ में ही सिखाया जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ये देखें, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा और कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हुआ कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। प्यारे साथियों, पेडागोजी में क्या होता है, सारे आंसर एक जैसे होते हैं, बस हमें उसमें से सटीक आंसर छांटना होता है। सही सटीक आंसर छांटने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलते प्रश्न संख्या 12 की तरफ। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, या प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, या नियमित रूप से किया जा रहा हो। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। आप उसे एक है, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे, और चौथा है ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। यह है प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। पहला है नाटक का मंचन, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है वीडियोग्राफी और चौथा है लिखित परीक्षा। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है, वीडियोग्राफी। इससे जो है बच्चा बहुत जल्दी समझ लेता है। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। यदि तुम्हें डालियां भरकर आम दे दी जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का उद्देश्य है बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, और आगे है बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तो क्या करेंगे हम? बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देंगे, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देंगे। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे? तो पहला है भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेंगे, या पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना करवाएं। तीसरा है श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। चौथा है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ये भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। हम क्या करेंगे? श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहेंगे। क्या करवाते रहेंगे? जब तक किताब नहीं होगी उनके पास, श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास कराते रहेंगे जब तक उनके पास पुस्तक अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। भाषा शून्य में विकसित नहीं होगी, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? सामाजिक अंत्यक्रिया, या दूसरा है पारिवारिक संवाद, तीसरा विद्यालय पढ़ाई लिखाई, और चौथा है भाषा प्रयोगशाला। तो बहुत आसान सा सरल सा जवाब है सामाजिक अंत्यक्रिया भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को क्या कराता है? अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करवाना, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। यह भी गलत है।
और ये अवसर प्रदान करना भी और कंठस्थ ये व्याकरण वाला भी। तो क्या भाषा शिक्षण का अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ये क्या होगा, सही होगा। आगे है प्रश्न संख्या 19, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। पहला है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ये तो बात गलत है। सभी भाषाई कौशल अंत्य संबंधित होते हैं, हाँ ये बात सही है। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। कोई भी भाषाई कौशल अंत्य संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, दूसरा कहानी का अंत बदलवा देना, तीसरा कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, चौथा है कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। आगे है प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, दूसरा गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, तीसरा भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ से भाग लेना, और चौथा है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। नंबर 1 है किसी शब्द का अर्थ जानना, दूसरा अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, तीसरा किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, और चौथा किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। आगे है प्रश्न संख्या 23, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या करते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं या केवल विषय ही पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। आगे है फिर एक गद्यांश आया, क्या है जी, निम्न दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 24 से 30 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पहले इसका थोड़ा गद्यांश पढ़ लेते हैं। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झींसियां पड़ने लगी, चारपाइयां आंगन से उठाकर भीतर कर ली गईं, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात रत जगह में ही गई। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात दिन वाली रफ्तार से ही जारी थी, ना उससे धीमी ना तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफेद था, बादल बीच बीच में जरा सा गुर्राकर खामोश हो जा रहे थे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पढ़वैये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह ऊबकर हम सोए, इस उम्मीद में कि किस कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। यह हुआ हमारा गद्यांश। अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। बारिश में लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, वाक्य का भाव है। पहला है अकाल के कारण पैसा नहीं था, बहुत बारिश हुई थी, पढ़ाई नहीं कर पाए थे, बारिश नहीं हुई थी। तो ये था ठन ठन गोपाल, यानी कि बारिश नहीं हुई थी। तो वो साल कैसा निकल गया था, ठन ठन गोपाल। आगे प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि सावन आने वाला था, दूर था, आ चुका था या सूखा था, यानी कि सावन आ चुका था। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। आगे प्रश्न संख्या 26। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है। लोग तेज बारिश के न होने से खुश थे, लोग बारिश होने से खुश थे, या लोग बारिश के न होने से परेशान थे। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है, क्योंकि पूरे साल बारिश हुई नहीं थी और फिर बारिश हुई तो क्या होता है, लोग बारिश होने से बहुत ज्यादा खुश थे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 27।
झिंसियां शब्द का भाव है तेज बूंदा बूंदी और तेज फुहारें और बहुत हल्की बूंदाबांदी और चौथा मूसलाधार बारिश। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बहुत हल्की बूंदाबांदी झिंसियां कहलाती हैं। आगे क्या है? प्रश्न संख्या 28, हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया। वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बतलाया? हर्षोल्लास से त्योहार मनाने वाले, पढ़ाई में पिछड़े, दिमाग से कमजोर, बारिश का मजा लेने वाले। प्रश्न 28 का उत्तर है पढ़ाई में पिछड़े। आगे है प्रश्न संख्या 29, किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? जो डरपोक थे, जो पढ़ाकू थे, जो भीगना नहीं चाहते थे, जो बारिश से बचते थे। तो रेनी डे किसने नहीं मनाया था? जो पढ़ाकू थे। आगे है प्रश्न संख्या 30, सावन सिर पर था और बादल लापता। वाक्य है मिश्र है, सरल है, संयुक्त है, संकेतवाचक है। अब यहां पर क्या है? और आया है, तो जहां और शब्द आता है वो जो होता है संयुक्त वाक्य होता है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने भाग 1 हिंदी के 30 प्रश्न हल किए हैं। आशा करता हूं आपको ये सेट बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। मैं फिर मिलता हूं एक इससे भी शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।